गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है बीपीएससी के प्राइम टाइम पर आज चर्चा करेंगे बीपीएससी मेंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का। जो बीपीएससी पीटी 17वीं का जो पास किए हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लोग तो खासकर देखें ही देखें। जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने की शुरुआत की है बीपीएससी का, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो कुछ टॉपिक है उसको देखेंगे कि शॉर्ट आंसर को कितने पेज में लिखना है। मेंस में जो लिखना है शॉर्ट आंसर को कितने पेज में लिखना है। दूसरा है लॉन्ग आंसर को कितने पेज में लिखना है। हालांकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ बैठेंगे वहाँ तो आपको उत्तर पुस्तिका में ही क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसी के अनुसार पेज भी छोड़ा रहेगा, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिस कैसे करें, यहाँ प्रैक्टिस कितने पेज में करें, तो उसके लिए हमने ये अभी बताएंगे हम कि कितने पेज में लिखना है। खाली आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो लॉन्ग आंसर को कितने पेज में लिखना है, कहाँ कहाँ हमें पॉइंट वाइज उत्तर लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मार्क्स अभी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। चौथा जो है कि कहाँ का हमें पैराग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए, पैराग्राफ का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी बताएंगे। और पांचवा जो हमारा सवाल है कि मैप, फ्लो चार्ट, फिगर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो देर न करते हुए हम लोग पहले सवाल पाते हैं कि शॉर्ट आंसर को कितने पेज में लिखना है। शॉर्ट आंसर को 2 पेज में लिखना है। मैं बता दूं, ये पेज है 1 पेज और ये हो गया 2 पेज। इसको कहते हैं 2 पेज। 1 पेज इधर और 1 पेज ये हुआ। 2 पेज में लिखना है। और शब्दों की बात करें तो 150 शब्दों में आप इसको लिखने की कोशिश करें। 100 से 150 शब्दों में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ आपके पास समय बहुत कम रहेगा। 4 से 5 मिनट रहता है एक शॉर्ट आंसर लिखने का। तो ये बात समझ में आ गई। और लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, लॉन्ग आंसर को, तो लॉन्ग आंसर को 4 से 5 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 पेज का मतलब है कि 1 पेज, 2 पेज, उसके बाद ये 3 पेज, 4 पेज और 1 पेज इधर का, 5 पेज हो गया। तो लॉन्ग आंसर जो रहेगा उसको 4 से 5 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 2 प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न हमने आंसर कर दिया है। अब तीसरा प्रश्न पे आते हैं कि कहाँ कहाँ हमें पॉइंट वाइज उत्तर लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज उत्तर कहाँ कहाँ लिखना चाहिए, तो मैं बता दूं, अगर कहीं पर लिखा है कि विशेषताएं, जैसे कि पाल कला की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो पाल कला की विशेषताएं निम्नलिखित है 1, 2, 3, ठीक है। इससे 4, 5, 6 आप करके लिखेंगे। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज आंसर करना। विशेषता कहाँ पे कहीं पे लिखा गया हो, ठीक है, यदि प्रश्न का मांग हो तो वहां पर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। दूसरा, यदि कहीं पर आलोचना लिखनी हो, आलोचना, तो यहां पर भी आप जो है पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। आंसर पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आप लिखेंगे। चौथा, अगर कहीं लिखा हो इसकी भूमिका क्या है, भूमिका, रोल क्या है, तो यहां पर भी आप जो है पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखने का 2 फायदे हैं। एक तो आपका समय बहुत कम लगेगा, दूसरा आपको मार्क्स अन्य विद्यार्थी से आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है भूमिका, जहाँ पर पूछा गया है, आलोचना पूछा गया हो, विशेषताएं पूछा गया हो, फिर यहाँ पर आप पॉइंट वाइज उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए चौथा सवाल क्या है हमारा। चौथा सवाल है कहाँ कहाँ हमें पैराग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए। पैराग्राफ का इस्तेमाल आपको 2 जगह तो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहाँ में, तो भूमिका में। भूमिका को हमेशा पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। छोटे पैराग्राफ में भूमिका बनाएं। कम से कम 40 से 50 शब्दों में भूमिका बनाने की कोशिश करें। कम से कम 40 से 50 शब्द। अगर मान लीजिए कि एक लाइन में आप, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 10 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो 4 से 5 लाइन में आप जो है भूमिका लिखें, ठीक है। तो भूमिका को आप 40 से 50 शब्दों में लिखने की कोशिश करें और पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें। आपको भूमिका पैराग्राफ में ही लिखना है। दूसरा,
निष्कर्ष, निष्कर्ष इसको भी आपको जो है पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। अब भूमिका और निष्कर्ष, भूमिका जो होता है किसी प्रश्न का इंट्रोडक्शन होता है, शुरुआती जो होता है उसको भूमिका कहते हैं, और भूमिका को पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जो ये निष्कर्ष है ये किसी भी प्रश्न का उत्तर का लास्ट पैराग्राफ होता है। इसमें आप जो है सारे उत्तर के सार को लिखेंगे, अपना डिसीजन प्रस्तुत करेंगे, प्रभाव है तो तत्कालिक प्रभाव और जो आगे दीर्घकालिक प्रभाव को भी आप निष्कर्ष में लिखेंगे। लिखते हुए निष्कर्ष को पूरा करेंगे पैराग्राफ में। तो इसमें भी कम से कम कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो कम से कम 40 से 50 शब्दों का इस्तेमाल करना है। लॉन्ग में, शॉर्ट में आप छोटा भी कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर में आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में तो आप 40 से 50 शब्दों का इस्तेमाल आप करें ही करें। अब चलते हैं हम लोग 5वें सवाल पे। 5वें सवाल पे मैप का इस्तेमाल कहाँ करें। मैप का इस्तेमाल, मैप हमें कहाँ बनाना चाहिए। ध्यान रहे, मैप हमेशा जो है भूमिका के बाद बनाना चाहिए। जब आपने भूमिका लिख दिया है उसके बाद आपको मैप बनाना चाहिए। अब जैसे प्रश्न पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह के लिए भी मैप बनाना है, और बनाइएगा तो मार्क्स सबको मिलेंगे। तो चंपारण का मैप कैसे बनाएंगे, हमने भूमिका लिख लिया है और हमने बिहार का नक्शा बनाया है, ठीक है, और इसी में चंपारण को पुट कर देना है। यह और ये है चंपारण, लिख देंगे ऐसे करके। ये है चंपारण, हो गया हमारा मैप। भूमिका के बाद और निष्कर्ष के पहले मैप का इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि फ्लो चार्ट कहां पर बनाना है। फ्लो चार्ट भी भूमिका के बाद जस्ट नीचे बनाना है। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि 1897 की क्रांति के क्या कारण थे, तो कारण क्या थे, इसका फ्लो चार्ट बनाना है। कारण को ऐसे कर देंगे, कौन कौन कारण थे, तो पहला राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। तीसरा आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। चौथा धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। और अगला होगा तत्कालीन कारण। तो 1 2 3 4 5 करके अब इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे। और अब जब प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर राजनीतिक कारण, और उसके बाद लिखेंगे आप या तो आप पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे या तो पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फ्लो चार्ट का इस्तेमाल, जिसे को भूमिका के बाद करना है। अगला देखते हैं कि ये फिगर का इस्तेमाल कहाँ करना है। ये फिगर डायग्राम का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, कोई डायग्राम बनाना है, कोई फिगर बनाना है तो कहाँ बनाना है, ठीक है। जैसे पूछा गया है कि पटना कलम, पटना कलम पर हमें एक डायग्राम बनाना है भूमिका के बाद। डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप हमेशा भूमिका के बाद और निष्कर्ष के पहले लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसे पटना कलम का डायग्राम को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पटना कलम जो कहाँ से आया था, तो ये मुगल काल का प्रभाव था। उसके बाद यूरोपीय कला का भी प्रभाव था। तीसरा जो था स्थानीय कला का भी प्रभाव था, यानी मुगल कला का प्रभाव था। तीसरा यूरोपीय कला का प्रभाव था, तीसरा स्थानीय कला का प्रभाव था, ठीक है। ये तीनों के मिश्रण से बोलिए या तीनों के प्रभाव से पटना के आसपास बिहार में एक नई शैली, चित्रकला की नई शैली का उदय हुआ, जिसको कहा गया पटना कलम। पटना कलम ये चित्र शैली है, चित्रकला है, चित्र शैली है, ठीक है। ये बन गया पटना कलम। ये भूमिका के बाद बनाना है और निष्कर्ष के पहले लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा बीपीएससी मेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने बताने की कोशिश किया है। हमने बहुत उम्मीद की, मतलब कोशिश की है कि समय कम से कम ले आपका, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है
बीपीएससी के प्राइम टाइम पर आज चर्चा करेंगे बीपीएससी मेंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का। जो बीपीएससी पीटी 17वीं का जो पास किए हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लोग तो खासकर देखें ही देखें। जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने की शुरुआत की है बीपीएससी का, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो कुछ टॉपिक है उसको देखेंगे कि शॉर्ट आंसर को कितने पेज में लिखना है। मेंस में जो लिखना है शॉर्ट आंसर को कितने पेज में लिखना है। दूसरा है लॉन्ग आंसर को कितने पेज में लिखना है। हालांकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ बैठेंगे वहाँ तो आपको उत्तर पुस्तिका में ही क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसी के अनुसार पेज भी छोड़ा रहेगा, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिस कैसे करें, यहाँ प्रैक्टिस कितने पेज में करें, तो उसके लिए हमने ये अभी बताएंगे हम कि कितने पेज में लिखना है। खाली आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो लॉन्ग आंसर को कितने पेज में लिखना है, कहाँ कहाँ हमें पॉइंट वाइज उत्तर लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मार्क्स अभी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। चौथा जो है कि कहाँ का हमें पैराग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए, पैराग्राफ का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी बताएंगे। और पांचवा जो हमारा सवाल है कि मैप, फ्लो चार्ट, फिगर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो देर न करते हुए हम लोग पहले सवाल पाते हैं कि शॉर्ट आंसर को कितने पेज में लिखना है। शॉर्ट आंसर को 2 पेज में लिखना है। मैं बता दूं, ये पेज है 1 पेज और ये हो गया 2 पेज। इसको कहते हैं 2 पेज, 1 पेज इधर और 1 पेज ये हुआ। 2 पेज में लिखना है। और शब्दों की बात करें तो 150 शब्दों में आप इसको लिखने की कोशिश करें। 100 से 150 शब्दों में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा। 4 से 5 मिनट रहता है एक शॉर्ट आंसर लिखने का। तो ये बात समझ में आ गई। और लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, लॉन्ग आंसर को, तो लॉन्ग आंसर को 4 से 5 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 पेज का मतलब है कि 1 पेज, 2 पेज, उसके बाद ये 3 पेज, 4 पेज और 1 पेज इधर का, 5 पेज हो गया। तो लॉन्ग आंसर जो रहेगा उसको 4 से 5 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 2 प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न हमने आंसर कर दिया है। अब तीसरा प्रश्न पे आते हैं कि कहाँ कहाँ हमें पॉइंट वाइज उत्तर लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज उत्तर कहाँ कहाँ लिखना चाहिए, तो मैं बता दूं, अगर कहीं पर लिखा है कि विशेषताएं, जैसे कि पाल कला की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो पाल कला की विशेषताएं निम्नलिखित है 1, 2, 3, ठीक है। इससे 4, 5, 6 आप करके लिखेंगे। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज आंसर करना। विशेषता कहाँ पे कहीं पर लिखा गया हो, ठीक है, यदि प्रश्न का मांग हो तो वहां पर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। दूसरा, यदि कहीं पर आलोचना लिखनी हो, आलोचना, तो यहां पर भी आप जो है पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। आंसर पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आप लिखेंगे। चौथा, अगर कहीं लिखा हुआ इसकी भूमिका क्या है, भूमिका, रोल क्या है, तो यहां पर भी आप जो है पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखने का 2 फायदे हैं। एक तो आपका समय बहुत कम लगेगा, दूसरा आपको मार्क्स अन्य विद्यार्थी से आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है भूमिका, जहाँ पर पूछा गया है, आलोचना पूछा गया हो, विशेषताएं पूछा गया हो, फिर यहाँ पर आप पॉइंट वाइज उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए चौथा सवाल क्या है हमारा। चौथा सवाल है कहाँ कहाँ हमें पैराग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए। पैराग्राफ का इस्तेमाल आपको 2 जगह तो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहाँ में, तो भूमिका में। भूमिका को हमेशा पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। छोटे पैराग्राफ में भूमिका बनाएं, कम से कम 40 से 50 शब्दों में भूमिका बनाने की कोशिश करें। कम से कम 40 से 50 शब्द। अगर मान लीजिए कि एक लाइन में आप, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 10 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो 4 से 5 लाइन में आप जो है भूमिका लिखें, ठीक है। तो भूमिका को आप 40 से 50 शब्दों में लिखने की कोशिश करें और पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें। आपको भूमिका पैराग्राफ में ही लिखना है। दूसरा, निष्कर्ष।
इसको भी आपको जो है पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। अब भूमिका और निष्कर्ष। भूमिका जो होता है किसी प्रश्न का इंट्रोडक्शन होता है, शुरुआती जो होता है उसको भूमिका कहते हैं, और भूमिका को पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जो ये निष्कर्ष है ये किसी भी प्रश्न का उत्तर का लास्ट पैराग्राफ होता है। इसमें आप जो है सारे उत्तर के सार को लिखेंगे, अपना डिसीजन प्रस्तुत करेंगे। प्रभाव है तो तत्कालिक प्रभाव और जो आगे दीर्घकालिक प्रभाव को भी आप निष्कर्ष में लिखेंगे। लिखते हुए निष्कर्ष को पूरा करेंगे पैराग्राफ में। तो इसमें भी कम से कम कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो कम से कम 40 से 50 शब्दों का इस्तेमाल करना है। लॉन्ग में, शॉर्ट में आप छोटा भी कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर में आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में तो आप 40 से 50 शब्दों का इस्तेमाल आप करें ही करें। अब चलते हैं हम लोग 5वें सवाल पे। 5वें सवाल पे मैप का इस्तेमाल कहाँ करें। मैप का इस्तेमाल, मैप हमें कहाँ बनाना चाहिए। ध्यान रहे, मैप हमेशा जो है भूमिका के बाद बनाना चाहिए। जब आपने भूमिका लिख दिया है उसके बाद आपको मैप बनाना चाहिए। अब जैसे प्रश्न पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह के लिए भी मैप बनाना है, और बनाइएगा तो मार्क्स सबको मिलेंगे। तो चंपारण का मैप कैसे बनाएंगे, हमने भूमिका लिख लिया है और हमने बिहार का नक्शा बनाया है, ठीक है, और इसी में चंपारण को पुट कर देना है। ये और ये है चंपारण, लिख देंगे ऐसे करके। ये है चंपारण, हो गया हमारा मैप। भूमिका के बाद और निष्कर्ष के पहले मैप का इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि फ्लो चार्ट कहां पर बनाना है। फ्लो चार्ट भी भूमिका के बाद जस्ट नीचे बनाना है। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि 1897 की क्रांति के क्या कारण थे, तो कारण क्या थे, इसका फ्लो चार्ट बनाना है। कारण को ऐसे कर देंगे, कौन कौन कारण थे, तो पहला राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। तीसरा आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। चौथा धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। और अगला होगा तत्कालीन कारण। तो 1 2 3 4 5 करके अब इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे। और अब जब प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर राजनीतिक कारण, और उसके बाद लिखेंगे आप या तो आप पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे या तो पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फ्लो चार्ट का इस्तेमाल, जिसे को भूमिका के बाद करना है। अगला देखते हैं कि ये फिगर का इस्तेमाल कहाँ करना है। ये फिगर डायग्राम का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। कोई डायग्राम बनाना है, कोई फिगर बनाना है, तो कहाँ बनाना है, ठीक है। जैसे पूछा गया है कि पटना कलम, पटना कलम पर हमें एक डायग्राम बनाना है भूमिका के बाद। डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप हमेशा भूमिका के बाद और निष्कर्ष के पहले लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसे पटना कलम का डायग्राम को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पटना कलम जो कहाँ से आया था, तो ये मुगल काल का प्रभाव था। उसके बाद यूरोपीय कला का भी प्रभाव था। तीसरा जो था स्थानीय कला का भी प्रभाव था, यानी मुगल कला का प्रभाव था। तीसरा यूरोपीय कला का प्रभाव था, तीसरा स्थानीय कला का प्रभाव था, ठीक है। ये तीनों के मिश्रण से बोलिए या तीनों के प्रभाव से पटना के आसपास बिहार में एक नई शैली, चित्रकला की नई शैली का उदय हुआ, जिसको कहा गया पटना कलम। पटना कलम ये चित्र शैली है, चित्रकला है, चित्र शैली है, ठीक है। ये बन गया पटना कलम। ये भूमिका के बाद बनाना है और निष्कर्ष के पहले लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा बीपीएससी मेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने बताने की कोशिश किया है। हमने बहुत उम्मीद की, मतलब कोशिश की है कि समय कम से कम ले आपका, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।